कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जो चार प्रॉपर्टी हमने स्टडी की, अब उन चारों प्रॉपर्टी को स्टडी करने के बाद अब ये जो सॉल्यूशन टॉपिक है या चैप्टर है अपना, इसका ये लास्ट सेक्शन होता है। इस लास्ट सेक्शन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी तक आपने जो पढ़ाई की और प्लस ये लास्ट सेक्शन को मिला दोगे तब कंप्लीट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन पाएंगे आपसे। तो ये लास्ट में जो टॉपिक है उसको हम एक टर्म से पहले समझें कि एक फिनोमिना है जिसको हम कहते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास तो आप सब जानते हैं, सुना, कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है? तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब सीधा अपन ये समझ सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि एसिटिक एसिड है CH3COOH और इस एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 60 ग्राम है, जो आपको मालूम है। तो ये जो मॉलिक्यूलर मास आपको मालूम है ये कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास है। इसको आप कैलकुलेट करते हो बाय डेटा वैल्यूज जो आपको मालूम है, एटॉमिक मास वगैरह। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली लैब में इस सॉल्यूशन को स्टडी कर रहे हैं तो इसका मॉलिक्यूलर मास 60 से थोड़ा कम आ सकता है, थोड़ा ज़्यादा आ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के कैलकुलेशन के रिस्पेक्ट में जब हम किसी कंपोनेंट का मॉलिक्यूलर मास सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली और लैब में प्रैक्टिकली, तो उस समय जो मास हमें गेन होता है वो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास से कम या ज़्यादा हो जाता है। कैसे देखेंगे? तो ऐसे मास को हम कहते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की बेसिकली दो कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं। वो दो कंडीशन है कि पहला केस हो सकता है कि इन केस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट और दूसरा इन केस ऑफ एसोसिएशन। अब आप डिसोसिएशन जब बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि लेट, मैंने कहा NaCl। अब NaCl को डिसॉल्व कर रहा तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल तो एक है और इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर मास पार्टिकल का 58.5 ग्राम है, 23 Na 35.5 Cl। लेकिन जब ये इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म पे इसको सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया सॉल्वेंट में तो ये आयराइज्ड होके दो पार्ट में यानी दो पार्टिकल में बदल गया, Na+ आयन Cl- आयन। तो ऐसे केस में इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर मास Na का 23 है, Cl का 35.5 है, लेकिन समेशन वैल्यू नहीं, इंडिविजुअल पार्टिकल मास देखना है। तो ये डिसोसिएशन हुआ। तो डिसोसिएशन में मास वैल्यू चेंजेस आते हैं। दूसरा, जब एसोसिएशन होता है तो एसोसिएशन का मतलब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट के आपस में जुड़ जाए और जुड़ के या तो डाइमर बना दें या बहुत सारे जुड़ जाए तो पॉलीमर बना दें। तो ऐसे केस में भी मॉलिक्यूलर मास नो डाउट ज़्यादा होगा, या तो डबल, ट्रिपल या n टाइम्स होगा। तो हम कहेंगे कि जैसे एसिटिक एसिड है और एसिटिक एसिड को हमने बेंजीन सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया है, बेंजोइक एसिड ले लें या फिर दूसरे और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड बेसिकली यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे केस में इनका डाइमराइजेशन हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब डाइमराइजेशन हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड तो दो पार्टिकल एसोसिएट होकर एक मॉलिक्यूल में बदलते हैं और जो मॉलिक्यूलर मास इंडिविजुअल 60 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड था वो बदल के 120 ग्राम हो जाता है। जैसे कि अपन ने बात की है कि दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड को मैंने बेंजीन सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया है, तो हमें ये मालूम है कि ऐसे केस में एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फिनोमिना होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड आपस में एसोसिएट हो जाते हैं और आपस में जब एसोसिएशन होता है तो एसोसिएशन के बाद उनका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो डबल हो जाएगा। जैसे पहला मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाने के कारण यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स
तो 2 है, लेकिन यहाँ पार्टिकल 1 हो गया। यहाँ मॉलिकुलर मास तो 60 ग्राम फॉर ईच यूनिट है, जबकि यहाँ मॉलिकुलर मास 120 ग्राम हो गया। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास फिनोमिना है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बेंजोइक एसिड यूज़ कर लूँ तो बेंजोइक एसिड में भी यही फिनोमिना होगा, और बेंजोइक एसिड भी किसी तरह से डाइमराइज्ड हो जाएगा, और डाइमराइज्ड हो जाने के कारण भी उसका मॉलिकुलर मास डबल हो जाएगा। जो पहले 122 ग्राम था वो बाद में 244 ग्राम हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम बोलते हैं कि ये एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास हुआ। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो बात दिख रही है आपको वो है नंबर ऑफ पार्टिकल। अब ये नंबर ऑफ पार्टिकल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो नंबर ऑफ पार्टिकल को डिस्क्राइब करेगा इन केस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसको हम कहते हैं आई, स्मॉल आई, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर को जो डेफिनीशन है वो बाद में देख रहे हैं। पहले अपन को ये समझें कि यार जब एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास हो रहा है, यानी या तो एसोसिएशन या तो डिसोसिएशन हो रहा है, ऐसे केस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो वेरी कर रहे हैं। जैसे डिसोसिएशन में अगर हमने NaCl लिया तो पहले नंबर ऑफ पार्टिकल 1 था, बाद में आयनाइजेशन के कारण नंबर ऑफ पार्टिकल 2 हुए। तो यहाँ पे ये जो नंबर में चेंजेस आ रहे हैं इनको स्टडी करने के लिए एक टर्म है, वो है वांट ऑफ फैक्टर। अब ये वांट ऑफ फैक्टर क्या है और इसको कैसे अप्लाई किया जाता है? तो डेफिनीशन के हिसाब से जो वांट ऑफ फैक्टर है उसको हम ये कहते हैं कि कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हम स्टडी कर रहे हैं। लेट हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर किसी की भी स्टडी कर रहे हैं। तो जब स्टडी कर रहे हैं तो जो हमारे पास वैल्यू है वो कैलकुलेटेड वैल्यू कहलाती है, और जो वैल्यू हम प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, ऑब्जर्वेशंस के आधार पे देखेंगे, वो कहलाएगी ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या ऑस्मोटिक प्रेशर या XYZ। तो वांट ऑफ फैक्टर को डिफाइन किया गया कि वांट ऑफ फैक्टर ऑफ एनी component in study of colligative property is always equal to the ratio of observed value of colligative property and calculated value of colligative property। यानी किसी भी colligative property के स्टडी में जो आप observed value प्रैक्टिकली गेन करते हैं और जो कैलकुलेटेड वैल्यू आपको मालूम है का रेशियो वांट ऑफ फैक्टर कहलाता है। तो आपके पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, तो उसके आधार पे आप ये कहोगे कि डेफिनीशन के हिसाब से वांट ऑफ फैक्टर को I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो I इज इक्वल टू, अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करूं तो आप बोलोगे ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, या इज इक्वल टू, क्योंकि सब आपस में नंबर है तो कोरिलेशन आएगा, इज इक्वल टू डेल्टा TB ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा TB कैलकुलेटेड, यानी ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू डेल्टा TF ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा TF कैलकुलेटेड। यानी समझ रहे हैं आप? अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड। तो कैलकुलेटेड वैल्यू वो है जो आप कैलकुलेट करते हो बाय फार्मूला, बाय यूज ऑफ कंसेप्ट। ऑब्जर्व वो है जो क्वेश्चन में गिवन है, कि जैसे मैं कह दूं कि कोई एक सोल्यूशन है, उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 3 डिग्री सेल्सियस है, और फिर उसके बाद उसका डेटाबेस क्वेश्चन का पूरा आपको दे दूं, मोलरिटी, वेट वगैरह वगैरह। तो आप क्या करोगे, ये फार्मूला लगा के जो वैल्यू आप सॉल्व करोगे एलिवेशन की, डेल्टा TB जो लाओगे, वो आपका कैलकुलेटेड वैल्यू होगा, और जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो ऑब्जर्व होगा। तो इसके लिए आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको ज़्यादा ईजी लगेगा, जो कि आगे मैं बताऊँगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप ध्यान लगाओ कि जब डिसोसिएशन हो रहा था और पार्टिकल NaCl 1 था तो मास 58.5 था।
और जब वो ब्रेक हो गया तो उसका मास इंडिविजुअल वैल्यू कम होती चली गई, यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ता है वैसे वैसे मॉलिक्यूलर मास घटता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर हमको नंबर ऑफ पार्टिकल के बारे में अगर बता रहा है तो ये पक्का वांट ऑफ फैक्टर हमेशा मॉलिक्यूलर मास के रेसिप्रोकल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसलिए इस कोरिलेशन में वांट ऑफ फैक्टर का जो रिलेशन आपको दिख रहा है इसमें आप हमेशा मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व लगाओगे। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉलिक्यूलर मास के बुक्स में है। तो वांट ऑफ फैक्टर जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो बोलते हैं कि भाई वांट ऑफ फैक्टर सॉल्व करते समय आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये वांट ऑफ फैक्टर ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेशियो के बराबर है। लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर मास ले रहे होते हैं तो मॉलिक्यूलर मास के केस में जो वैल्यू होती है वो जब रेसिप्रोकल हो जाती है और यहाँ पर ऑब्जर्व की जगह कैलकुलेटेड और कैलकुलेटेड की जगह ऑब्जर्व करना जरूरी है। ये चीज़ आपको बहुत केयरफुली ध्यान रखना होगा। अब बात ये क्लियर हो गई कि हम जब वांट ऑफ फैक्टर को डिफाइन करते हैं तो उसकी डिफिनीशन के हिसाब से हम इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। अब इसके आगे देखें कि यार ये वांट ऑफ फैक्टर अगर हमको ना दिया हो और कोई एक कंपोनेंट दिया हो और उसके आधार पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग द कैलकुलेशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको देखना होगा कि गिवन सल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर सल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका वांट ऑफ फैक्टर 1 से ज़्यादा आएगा, यानी 2 से 5 तक, 2 to 5 से ऊपर नहीं। और अगर वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो ऐसे केस में वांट ऑफ फैक्टर हमेशा 1 आएगा। प्रैक्टिकली फिर क्या होगा आगे देखेंगे जब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के टर्म में इसको स्टडी करते हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर की स्टडी करते समय हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो सल्यूट है उनको हम इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी में बांट लेते हैं। और हम ये कहते हैं कि अगर सल्यूट इलेक्ट्रोलाइट नेचर का है या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट नेचर का है तो ऐसे केस में हमारे जो जनरल कंपाउंड है जिनको हम स्टडी कर रहे थे अभी तक, जैसे कि बेंजीन, टालुइन, ग्लूकोज C6H12O6, फ्रक्टोज C12H22O11, यूरिया NH2CO NH2 जिनका ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ऑर्गेनिक एसिड्स हाइड्रोजन साइनाइड का यूज़ ज़्यादा करते हैं, है ना। ऐसे जो कंपाउंड हैं ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी में होंगे और इनके कैलकुलेशन में हमेशा आपको सोचना ही नहीं है, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 यूज़ करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलाइट दिया है, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं कॉम्पिटिशन्स में, इवन 12th में, वो इलेक्ट्रोलाइट टर्म में होते हैं, तब फिर आपको ध्यान देना है कि अगर इलेक्ट्रोलाइट का केस होगा तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 2, 3, 4 या फिर 5 होगी। 2 का मतलब जिसके 2 आयंस बने, तो 2 आयंस वाले साल्ट आपको याद रहते हैं कि जैसे NaCl है, KCl है, CSO4 है, MgSO4 है, MgSO4 है। अपन बोले इनके सबके 2 आयन बनेंगे, 2 से ज़्यादा आयन तो बन नहीं सकते। या एल्युमिनियम फॉस्फेट है, इन सब के नंबर ऑफ आयन 2 होते हैं। तो ऐसे केस में आपको बिफोर कैलकुलेशन वांट ऑफ फैक्टर आई 2 यूज़ करना होगा, 2 यूज़ करना होगा। 3 वाले जैसे कि मैं कहूँ CaCl2 है, MgCl2 है, इनके नंबर ऑफ आयन आपको दिख रहे हैं कि Ci1 2 क्लोरीन, तो कुल 3 आयन बनेंगे। MgCl2 है, Na2CO3 है, Na2SO4 है, K2CO3 है, K2SO4 है, सोडियम Na2COOH होल ट्वाइस, NaOH सोडियम ऑक्सलेट है। ऐसे केसेस में वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमेशा आप लेंगे 3। वांट ऑफ फैक्टर वैल्यू 4, तो अगर मैं कहूँ कि ऐसे साल्ट जिनके लिए आई की वैल्यू 4 होती हो वो कौन होंगे, तो बहुत सेलेक्टेड होते हैं, जैसे सोडियम फॉस्फेट है,
पोटेशियम फॉस्फेट है, ठीक है, इनके लिए 4 हो रहा है। या आपने कहा कि हमारे पास K3FeCl6 है, पोटेशियम फेरीसाइनाइड, ऐसे साल्ट इनके लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आप 4 यूज़ करोगे डायरेक्टली। हाईएस्ट वैल्यू 5 होती है, और ऐसे साल्ट जिनके लिए 5 वैल्यू आएगी वांट ऑफ फैक्टर की, वो सेलेक्टेड साल्ट जो यूज़ होते हैं वो है एल्युमिनियम सल्फेट हो गया, यूज़ होगा, कैल्शियम Ca3PO4 होल ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट का यूज़ होगा, या फिर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन K4FeCl6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड का यूज़ होगा। इनके लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमेशा 5 यूज़ करोगे आप। क्वेश्चन हमेशा इन्हीं से आते हैं और इन्हीं के आधार पर पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हों और देख लें कि यार इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट किस आधार पे क्वेश्चन बन रहा है, और उसके आधार पे फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करना सीखें। अब जब हम वैल्यूज़, ये हमको मालूम है कि वांट ऑफ फैक्टर की इतनी इतनी वैल्यूज़ होती हैं, तो होता क्या है कि वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू अपन को याद है और डायरेक्ट अपन को यूज़ कर लेना है। बाकी तो जनरल बात है कि कौन सा साल्ट है तो कितने आयन बनाएगा, उसके आधार पे आप उसकी वैल्यू रखोगे और आंसर आता जाएगा। लेकिन अब प्रिकॉशन ये रखना है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की आपने स्टडी की है 4, उन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी अब पुराने फार्मूले को यूज़ ना करके हमेशा फार्मूला विद द वांट ऑफ फैक्टर यूज़ करना है। विद द वांट ऑफ फैक्टर यूज़ करने में आप प्रिकॉशनरी हमेशा सेफ रहोगे कि अगर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू नॉन इलेक्ट्रोलाइट है 1 है तो आप 1 मेंशन करके वैल्यू को आगे पुट करोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर में। लेकिन अगर वांट ऑफ फैक्टर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तब तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। तो आप हमेशा याद रखो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल करते समय जो फार्मूले हमारे पास थे, कौन सा, जैसे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो आपने यूज़ किया था P0 सॉल्वेंट माइनस P सोल्यूशन अपॉन P0 सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XA या Na अपॉन Na प्लस NB। अब इस फार्मूले को आप अप्लाई करोगे, लेकिन याद ये रखना है कि आप वांट ऑफ फैक्टर के साथ ही यूज़ करना है, विदाउट वांट ऑफ फैक्टर यूज़ नहीं करना है। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई मेंशन करो आप कि आई की वैल्यू 1 है, वांट ऑफ फैक्टर 1 है, और फिर वैल्यू पुट करके आंसर लाओगे, यानी वांट ऑफ फैक्टर के साथ यूज़ करोगे। अगर हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आ गया तो हमारा जो फार्मूला था डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के वी इंटू मोलैलिटी, अब हम उसको सुधार के आई के साथ यूज़ करेंगे और बोलेंगे आई वांट ऑफ फैक्टर का यूज़ करने के बाद फार्मूले का एप्लीकेशन हुआ। अगर वही इलेक्ट्रोलाइट है तब तो बहुत बड़ा चेंज आएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो कोई इशू नहीं है। इसी में हम जानते हैं कि चाहे तो हम इसको और आगे बढ़ा दें कि मोलैलिटी वेट ऑफ सल्यूट यानी WB अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये फार्मूला हमारे पास था। इसी तरह अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू KF इंटू मोलैलिटी, ये फार्मूला था। अब इसी को आप आई इंटू KF इंटू WB 1000 अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सल्यूट इंटू WA, ये फार्मूला यूज़ करिए। तो बहुत सरल है कि आप ध्यान ये रखना है आपको कि जब मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँगा तो ऐसे केस में फार्मूले को विद द वांट ऑफ फैक्टर यूज़ करूँगा। अब विद द वांट ऑफ फैक्टर यूज़ करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आंसर में बहुत ड्रेस्टिक चेंज आएगा। अब हमारी जो चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, अगर हम उसको भी लेके चलें और उसके आधार पे देखें तो बोले यार ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी जिसकी सिंपलेस्ट इक्वेशन CRT था, तो अब हम विद द वांट ऑफ फैक्टर I इंटू CRT यूज़ करेंगे। तो हम बोलेंगे कि यार ऑस्मोटिक प्रेशर I इंटू CRT है। तो इसको हम और आगे बढ़ाते थे और हम बोलते थे I यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट RT अपॉन वॉल्यूम कर देंगे।
इसको हम और आगे बढ़ाएंगे और आई कि यहाँ पे हम WD/RT अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम यूज़ करेंगे। ये इससे ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। या फिर हम इसी को I/DRT अपॉन वॉल्यूम ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल्स होंगे इससे और आप सॉल्व कर पाओगे। ऑस्मोटिक प्रेशर में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के दिए हुए हैं कैलकुलेशन में कि जब आपको मालूम है कि ऑस्मोटिक प्रेशर है तो आपको ये भी मालूम है कि पार्शियल लॉ, डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर का वो लगेगा कि अगर दो कंपोनेंट हो गए तो टोटल प्रेशर अलग अलग कंपोनेंट के सम के बराबर हो। जितने ज़्यादा कंपोनेंट होंगे सभी के ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए इंडिविजुअल प्रेशर जोड़ने होंगे। तो ऐसे केस में अगर दो कंपोनेंट हो गए तो आप कहोगे कि मेरा जो टोटल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो π1 + π2 होगा। कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम V है या फिर दो अलग अलग कंटेनर है V1 V2 वॉल्यूम के हैं और उसमें मैं NaCl डिज़ोल्व कर देता हूँ और एक में CaCl2 डिज़ोल्व कर देता हूँ। इसका मैं आपको बोल देता हूँ 2 मोल्स है मेरे पास और इसका 4 मोल्स है। इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है। अब बोलूँ कि इस कंटेनर का रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर आप सॉल्व करो तो आप बोलोगे कि ऐसे केस में मेरा टोटल प्रेशर जो होगा वो I1 N1 RT अपॉन V1 प्लस I2 N2 RT अपॉन V2 होगा। बाकी फिर आप जानते हो कॉमन फैक्टर सॉल्व कर लोगे तो I1 N1 प्लस I2 N2 अपॉन V1 प्लस V2 RT। अगर टोटल वॉल्यूम दे रखा है तो वो V1 प्लस V2 का सम टोटल वॉल्यूम V है अगर तो आप बोल दोगे कि अब मेरा पाई टोटल I1 N1 प्लस I2 N2 अपॉन इंटू RT अपॉन V है। ये बहुत ईजी इक्वेशन हो गया जैसे आप पढ़ते थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में। अब यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है भाई कितने मोल्स हैं तो आप बोल दोगे कि यार मैं इस इक्वेशन में अगर वैल्यू रखूँगा तो मेरे पास जो अब सेल्फ सॉल्व करूँगा तो NaCl का I मेरे को ऑलरेडी मालूम है 2 होता है, उसके मोल भी 2 दिए हैं प्लस CaCl2 के I कितना होगा 3 होगा, मोल 4 दिए हैं इंटू RT अपॉन V। सॉल्व करने पे 2 2 जा 4 और ये 3 4 जा 12 यानी 16 इंटू RT अपॉन V। अब R जो है वो आप जानते हो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या सॉल्यूशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप यूज़ करोगे कंडीशनली, लेकिन यहाँ पे 8.21 10⁻⁻2 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन यूज़ करोगे। टेम्परेचर जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा और वॉल्यूम भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बस लीटर में होगा, टेम्परेचर केल्विन में होगा। ऐसे क्वेश्चन NCERT बेस्ड बुक में दिए हुए हैं, आप बिल्कुल डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो और उनको सॉल्व कर सकते हो। जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत ईजिली ये कैलकुलेशन समझ में आएंगे आपको। तो आपको क्लियर हो गया कि यार किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करते समय हम वांट ऑफ फैक्टर का यूज़ करेंगे, बिना वांट ऑफ फैक्टर के कैलकुलेशन को अप्लाई नहीं करेंगे। जब आप वांट ऑफ फैक्टर को अप्लाई करोगे तो अब आगे इसमें और छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, वो ये कि जैसे मैंने कहा कि यार मेरे पास CaCl2 है। अब CaCl2 का वांट ऑफ फैक्टर कितना है तो आप बोलोगे यार CaCl2 है तो 3 आयंस में टूटेगा, कैल्शियम आयन और 2 क्लोराइड आयन, तो टोटल आयंस आएंगे 3, तो वांट ऑफ फैक्टर होगा 3। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो क्वेश्चन में दिए हैं और वो 100% अगर आयनाइज्ड नहीं हुआ है या 100% एसोसिएशन नहीं करता है तो कभी भी उसका वांट ऑफ फैक्टर का 100% रिजल्ट आएगा नहीं। तब फिर ध्यान रखना पड़ता है कि अगर किसी क्वेश्चन में एसोसिएशन और डिसोसिएशन के टर्म में डिग्री दे दी जाए, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तब फिर आपको और दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अब मैं वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू जो जानता हूँ या जो मुझे याद है, रटा है, वो नहीं यूज़ करूँगा, बल्कि अब मैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन के टर्म में वांट ऑफ फैक्टर को अप्लाई करूँगा।
ऐसे केस में फिर आपको ध्यान देना पड़ता है और फिर इक्विलिब्रियम कंसेप्ट को अप्लाई करना पड़ता है। कैसे? जैसे मैं कहूँ कि हर एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और बॉन्ड ऑफ फैक्टर आई का एक छोटा कोरिलेशन बनाया जाए और उसके आधार पर कैलकुलेशन देखा जाए। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास सोडियम क्लोराइड है जो आयनाइज्ड हो चुका है Na+ और Cl- में। अब आप इक्विलिब्रियम का जो कंसेप्ट था उसको ध्यान में रखना होगा आपको। आप बोलोगे कि बिफोर आयोनाइजेशन इसके नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? 1 मोल है, 1 है, लेकिन अभी ये आयनाइज तो हुआ नहीं है तो आयंस का कोई नंबर नहीं है। अब यहाँ पे मैं ये मान के चलता हूँ कि ये आयनाइज्ड हो रहा है, 99% हो रहा है, कितना 80% हो रहा है, एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम है कितना हो रहा है, तो वो एक डेटा देगा और बोलेगा अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है। अब ये मैं बोलूँगा कि लेट ये अगर 90% अगर टूटा तो आप बोलते हो कि 1 माइनस 1 का 90% 0.9, 80% टूटेगा तो 0.8, 50% टूटेगा तो आप 0.5 माइनस करोगे जो प्रोडक्ट साइड पे जाएगा। इक्विलिब्रियम में जैसे यूज़ करते थे तो यहाँ पे हम ये मानेंगे कि आफ्टर डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन वेयर अल्फा इज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन देन ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। क्लियर? और जब ये 1 माइनस अल्फा हो जाएगा तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है तो 1 के रिस्पेक्ट में ये अल्फा होगा 1 अल्फा और ये भी 1 है तो 1 अल्फा, ये अल्फा। बॉन्ड ऑफ फैक्टर का इस केस में आपको ध्यान देना है कि बॉन्ड ऑफ फैक्टर इज द टोटल सम ऑफ all the particles present in solution before और after dissociation। तो डिसोसिएशन के पहले, डिसोसिएशन के बाद जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म पे हैं उन सब का समेशन ही बॉन्ड ऑफ फैक्टर है। क्लियर? तो आप बोलोगे कि इस केस में मेरा जो बॉन्ड ऑफ फैक्टर आएगा वो इन बिफोर और आफ्टर जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिख रहे हैं मुझे इन सब का समेशन होगा। तो I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। तो अब मैं बोलूँगा कि बॉन्ड ऑफ फैक्टर I इज इक्वल टू कैंसिल हो गया तो 1 प्लस अल्फा। यानी अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह आ गई कि बॉन्ड ऑफ फैक्टर का एक नया इक्वेशन आ गया और वो है I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। या मैं ये कहूँ कि अल्फा इज इक्वल टू क्या है तो आप बोलोगे I माइनस 1, लेकिन जब आप सॉल्व करते हो तो अल्फ़ा हमेशा परसेंट में होता है तो जब परसेंट में होगा तो 100 का मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर परसेंट में आएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन में अल्फ़ा निकालने को आता है और बहुत सारे क्वेश्चन में बॉन्ड ऑफ फैक्टर निकालने को आता है। इसी केस में अगर मैं ये कहूँ कि यार ऐसा करते हैं कि दूसरा इलेक्ट्रोलाइट लें और मैं कहूँ अगर मेरे पास CaCl2 है तो आप बोलोगे Ca2 प्लस 2Cl माइनस बिफोर 1 0 0 आफ्टर 1 माइनस अल्फा। ये 1 पार्टिकल है तो अल्फा है, लेकिन ये 2 मोल्स है, 2 मोल पार्टिकल है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अल्फा। तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा तो I इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। ये आ गया मेरा बॉन्ड ऑफ फैक्टर का एक्सप्रेशन। तो अगर कोई कहे कि अल्फा कितना होगा तो आप बोलोगे अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1/2। परसेंट में हमेशा सॉल्व करना है तो अल्फा का फार्मूला ही आ जाएगा। बहुत सरल है। अब इसी तरह अगर मैं कहूँ कि यार कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है जो इससे भी ज़्यादा आयन में टूट रहा है तो अब आप बोलोगे कि ऐसे केस में कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास Na3PO4 है तो आप बोलोगे 3Na प्लस PO4 3 माइनस, ये 1 ये 0 0 है, ये 1 माइनस अल्फा है, ये 3 पार्टिकल्स है तो 3 अल्फा है, ये 1 पार्टिकल है तो अल्फा है। तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर वो 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस अल्फा तो I इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा। इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर जो है I इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा है।
तो अल्फ़ा की वैल्यू आप सॉल्व कर लोगे i-1/3। में हमेशा सॉल्व करना है, इसलिए 100 को मल्टीप्लाई करके ही आंसर बता दो है। तो आप देख रहे हो कि जब हमारा साल्ट लाइक NaCl 2 आयन में टूटा तब हमारा फार्मूला आया i-1/1 मान लो। अगर 2 की जगह 3 आयन में टूटा तो i-2 i-1/2। 4 आयन में टूटा तो i-1/3। 5 आयन में टूटेगा तो आप क्या बोलोगे i-1/4। यानी नीचे डिनोमिनेटर में आप देख रहे हो कि हर बार एक वैल्यू कम होगा। तो इसका मतलब अगर n आयन में टूटेगा बहुत सारे आयन में तो आप बोलोगे अल्फ़ा का फार्मूला होगा i-1/n-1। क्या जब नंबर ऑफ आयन्स का पता नहीं है कितने टूटेंगे तो हमारा फार्मूला आएगा i-1 *n-1 i-1/n-1। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं कि जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है A जिसके 1 मोल पार्टिकल है और वो डिसोसिएट हो रहा है A पार्टिकल में, B पार्टिकल में, C पार्टिकल में और पता नहीं कितने पार्टिकल्स बनते जा रहे हैं। इसके नंबर ऑफ पार्टिकल n1 है, इसके n2 है, इसके n3 है। तो आप बोलोगे बिफोर ये 1 है, ये 0 है, आफ्टर ये 1 माइनस अल्फ़ा है, ये n1 अल्फ़ा है, ये n2 अल्फ़ा है, ये n3 अल्फ़ा है। अब आप बोलोगे ये n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस जितने हैं सबको जोड़ लेता हूँ, सम कर लेता हूँ, अल्फ़ा कॉमन फैक्टर आ जाएगा। लेट कि n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डैश डैश की वैल्यू टोटल वैल्यू n है। तो आपका फार्मूला आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू n अल्फ़ा। अब जब ये एक्सप्रेशन आपको मिल गया तो आप बोलोगे कि यार अब मैं क्या करूँ। तो मैंने अभी भी बताया आपको कि जो वन ऑफ फैक्टर होता है वो टोटल सम होता है सभी पार्टिकल्स का। तो i इज इक्वल टू आपको मिल गया क्या 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा। यानी अब आप क्या करोगे इसमें अल्फ़ा का फार्मूला लाओगे। तो इसमें सीधा अल्फ़ा को फार्मूले में अगर आप सॉल्व करो तो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी i-1/n-1। तो ये प्रूव हो जाएगा फार्मूला। प्रूफ भी बनना चाहिए, बाकी आपको डायरेक्ट अप्लाई करते बनना चाहिए। जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं उनके लिए तो दिमाग और कितने आयन है उसके आधार पे आप कैलकुलेशन कर पाओगे। अब इसी में जो भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे बुक में वो ज़्यादातर क्वेश्चन मॉलिक्यूलर मास के टर्म में वन ऑफ फैक्टर से कोरिलेशन दिए जाएंगे। तो आपको बता चुका हूँ कि आई डेफिनेशन जब बता रहा था तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू का रेशियो वन ऑफ फैक्टर है। लेकिन जब मॉलिक्यूलर मास की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ऐसे केस में हमेशा कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास का रेशियो कहलाता है आई। तो हमेशा आई इज इक्वल टू कैलकुलेटेड मास अपॉन ऑब्जर्व मास। तब मेरा अल्फा का एक्सप्रेशन हो जाएगा एम कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व मास -1 होल अपॉन n-1। अब इसमें कैलकुलेटेड मास जो है आपको याद रहता है या फिर आप फार्मूला लगा के किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करके फार्मूले का मास को जो सॉल्व करते हो वही कैलकुलेटेड मास है। लेकिन जो क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो कहलाता है ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। इसको सुनने के बाद आप क्वेश्चंस बुक में देखो और सुनते हुए भी जब क्वेश्चन को आप अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन बहुत सरल लगेंगे। तो पहले तो थ्योरी क्लियर हो तो न्यूमेरिकल्स के लिए जो है स्किल डेवलपमेंट होती है और फिर आगे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। अब इसमें ये तो इम्पोर्टेंट बात हो गई कि वन ऑफ फैक्टर अगर मुझे मालूम है तो उस आधार पर मैं कोई भी कैलकुलेशन यूजली कर पाऊँगा और सॉल्व कर पाऊँगा। जैसे अगर मैं कहूँ एक सिंपल सा क्वेश्चन और मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे लेके चलूँ आपको और मैं कहूँ कि इफ़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एल्युमिनियम फॉस्फेट इज 99%, degree of dissociation of aluminum phosphate is 99%, and
its molar concentration is 0.2 in aqueous solution, then calculate the boiling point of solution. इजी सा अमेरिकन दे दिया, तो आप बोलोगे यार क्वेश्चन क्या है, तो इसका मतलब डेल्टा टी वी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैरिटी लगेगा, और डेल्टा टी वी आपको मालूम है टी एस माइनस टी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैरिटी लगेगा। आपको टी एस निकालना है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट सबको मालूम है 100 डिग्री, आई पता नहीं है, पता करना पड़ेगा, के भी पानी का आपको याद होगा 0.52, मोलैरिटी 0.2 दे रखा है। क्वेश्चन दिया हुआ है एल्युमिनियम फॉस्फेट के लिए, तो एल्युमिनियम फॉस्फेट में अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, तो एल्युमिनियम फॉस्फेट के लिए जब आप आयनाइज करोगे तो स्वाभाविक बात है Al3 प्लस और 3PO4 3 माइनस, ऐसे आधार पे आप बोलोगे इसका I इज इक्वल टू, जो अल्फा इज इक्वल टू एक्सप्रेशन अपन पढ़ चुके हैं वो I माइनस 1 आएगा, तो I इज इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा प्लस 1 आएगा। अल्फा 99% अगर दिया है तो उसका मतलब है 99/100 यानी 0.99 प्लस 1 यानी 1.99। अब इस 1.99 को आप यहाँ पुट कर दोगे, जब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो अब आप टी एस की वैल्यू सॉल्व कर पाओगे, और फिर आप इसके आधार पे कैलकुलेशन होंगे। तो आपको सबसे पहले इन चीज़ों को ध्यान देना है कि वांट ऑफ फैक्टर को अप्लाई कैसे करते हैं और कैसे इसका यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है इसको सीखना, और जब आप इसको अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन बहुत सरलता से बनेंगे। ओके, थैंक यू।